हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम पथ। फ्रेंड्स, मैं करुणाकर आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 5 रिट्स के बारे में। दोस्तों, मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों ने इस टॉपिक को कई बार पढ़ा होगा, लेकिन इसमें होता क्या है कि इसके कॉन्सेप्ट को आप समझ नहीं पाते और इसके वजह से बार बार कन्फ्यूजन रह जाता है पढ़ने के बाद भी। तो इस वीडियो में मैंने कोशिश की है कि उन सारे कन्फ्यूजन्स को दूर करके आपको ऐसा याद करा दूं कि आपको फिर इस टॉपिक से कभी कोई कन्फ्यूजन ही ना रह जाए। आइए स्टार्ट करते हैं। पहले तो ये रिट्स होता क्या है, तो आसान भाषा में समझिए, डिफिनीशन को ज़्यादा भारी नहीं बनाना है। ऑर्डर ऑफ द कोर्ट होता है ये। रिट्स क्या होता है? ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, यानी कोर्ट का ऑर्डर होता है। और कोर्ट ये ऑर्डर देता क्यों है? तो फंडामेंटल राइट्स को लागू कराने के लिए। वही फंडामेंटल राइट्स जिसे आपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में आर्टिकल 12 से 35 में पढ़ा होगा। अगर आपने अभी तक फंडामेंटल राइट्स भी नहीं पढ़ा तो हमारे प्लेलिस्ट में वीडियो अवेलेबल है, आप वहाँ से देख सकते हैं। बहुत क्लियर कॉन्सेप्ट के साथ उसे समझाया गया है। तो उसी फंडामेंटल राइट्स में किसी के द्वारा किसी तरह का अगर हनन किया जाता है, किसी तरह का उल्लंघन किया जाता है, किसी को किसी तरह से पीड़ित किया जाता है, तो उस स्थिति में कोर्ट एक ऑर्डर पास करती है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑर्डर, और उसे ही बोलते हैं रीट। चलिए आपको एक बार रिकॉल भी करा दूं कि टोटल कितने मौलिक अधिकार हैं। तो पहले तो ये 7 थे ओरिजिनली संविधान में, लेकिन 44वें संशोधन के द्वारा इसे घटा करके फिर 6 कर दिया गया। संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया, यानी मौलिक अधिकार से हटा दिया गया। अब आइए ये देखते हैं कि संविधान में इसका जिक्र कहाँ पे है। तो संविधान में रिट का जिक्र है एक तो आर्टिकल 32 में, आर्टिकल 32 में, और दूसरा जिक्र है आर्टिकल 226 में। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि रिट्स जारी क्यों करता है कोर्ट, कब करता है। तो अगर आपको ये लगता है कि हमारे किसी तरह से मौलिक अधिकार का हनन किया गया है, तो आप कोर्ट में पिटीशन दे सकते हैं, रिट पिटीशन, और कोर्ट उसके जवाब में वो रिट जारी करेगी रेस्पेक्टिव अथॉरिटी को। अब बात आती है संविधान में 2 जगह इसका जिक्र क्यों है। तो 2 जगह इसके लिए जिक्र है कि ये जो आर्टिकल 32 है ये सुप्रीम कोर्ट के रिट के अधिकार को बताता है, और वहीं पे आर्टिकल 226 जो है ये हाई कोर्ट के रिट के पावर को दिखाता है, और हाई कोर्ट में रिट के प्रोविजन को डील करता है। यानी अब ये तो क्लियर हो गया कि रिट्स दोनों कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट दोनों के द्वारा जारी किया जा सकता है, और दोनों के लिए संविधान में अलग अलग से आर्टिकल में व्यवस्था है। तो ये आर्टिकल भी आप याद रखेंगे, यहाँ से ये आर्टिकल भी आपका कवर हो जाना चाहिए। अब आइए एक और चीज़ आपको बता दूं कि ये आर्टिकल 32 जो है ये फंडामेंटल राइट है अपने आप में ही, क्योंकि इसे आप ऐसे भी पार्ट 3 में पढ़ते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, और आर्टिकल 12 से 35 में। तो 32 जो है 12 से 35 के बीच का ही, और इटसेल्फ ये एक फंडामेंटल राइट है। यानी सभी व्यक्ति को ये राइट है कि अगर उसके खिलाफ किसी तरह का फंडामेंटल राइट का हनन हुआ है तो वो फंडामेंटल राइट के एग्जीक्यूशन के लिए कोर्ट जा सकता है, और आवेदन दे करके उसके पास अधिकार है, उसके पास फंडामेंटल राइट है कि जिस फंडामेंटल राइट्स का उसके साथ हनन हुआ है उसे वो लागू करवा ले। और आर्टिकल 32 को बोला जाता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और इससे एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि इसे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था। तो ये बात भी आप याद रखेंगे। अब चलिए बारी बारी से हम लोग रिट्स को देखते हैं। पहले तो टोटल 5 रिट्स के नाम देख लेते हैं। तो आर्टिकल 32 में टोटल 5 रिट्स का जिक्र किया गया, और यही 5 रिट्स वहाँ 226 में भी है हाई कोर्ट के लिए। तो पहला है इसमें हबीस कर्पस, इसे हैबियस कर्पस भी बहुत लोग बोलते हैं, और इसका हिंदी होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। मैं सभी का हिंदी भी लिख लिया हूँ, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि आपको ये भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये हिंदी टर्म से मतलब नहीं होता है, ये हिंदी में भी उतना ही मुश्किल है, इसके कॉन्सेप्ट को समझना इंपॉर्टेंट है। सेकेंड है मैंडामस, मैंडामस को हिंदी में बोलते हैं परमादेश। और थर्ड है सर्सियोररी, इसे हिंदी में बोलते हैं उत्प्रेषण। फोर्थ है प्रोविशन, मतलब प्रतिषेध। और लास्ट है को वारंटो, यानी अधिकार प्रेक्षा। तो ये 5 है, आप इसका नाम भी याद कर ले, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में भी डायरेक्ट नाम ही पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन तो बहुत तरह से अराइज होते हैं, जैसे कभी पूछ दिया जाता है कि संविधान में टोटल कितने तरह के रिट्स का जिक्र है, तो आप लिखेंगे 5। ऐसे ही किस सेक्शन में ये डील है, अगर सुप्रीम कोर्ट के रेस्पेक्ट में पूछेगा तो 32, अगर हाई कोर्ट के रेस्पेक्ट में पूछेगा तो 226। तो इस तरह से कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ दिए जाते हैं। और इसके बाद ऐसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं कि कोई आपको कंडीशन दे दिया जाएगा, और इस कंडीशन में पूछा जाएगा कि कौन सा रिट सुप्रीम कोर्ट जारी करेगा। तो ये तरह तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो किसी भी तरह का क्वेश्चन आएगा आपका सॉल्यूशन सही ही होगा। तो आइए एक एक करके हम सभी रिट्स को देख लेते हैं। पहला रिट है हबीस कॉर्पस, इसे हिंदी में बंदी प्रत्यक्षीकरण कहा जाता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण से थोड़ा सा नाम से भी क्लियर है, और ये जो ये लैटिन वर्ड है इसके पीछे आप मत जाइए। अब सवाल ये है कि ये रिट कोर्ट कब जारी करती है। तो जब किसी आदमी को लगता है कि हमें बिना किसी जुर्म के, कहीं बिना किसी गलती के, कभी पुलिस वाला के द्वारा या फिर किसी और व्यक्ति के द्वारा कभी किडनैप कर लिया गया, फिर अरेस्ट कर लिया गया बिना रीजन के, तो वो रीट डाल सकता है। उसके बदले में कोई और आदमी भी रीट डाल सकता है, और उस रीट के जवाब में कोर्ट ये ऑर्डर इशू करेगी। यानी ये जो रीट होगा ये किस मौलिक अधिकार के उल्लंघन के मामले में, तो 21 यानी
प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का जब उल्लंघन होगा तो उस केस में ही इस रीट को कोर्ट जारी कर सकती है। इसमें होता क्या है, तो कोर्ट संबंधित जो स्टेट का ये रहता है, पुलिस अगर ये किया, अरेस्ट किया है तो पुलिस, या फिर कोई व्यक्ति भी अगर किसी को किडनैप करता है किसी कारण से, तो उन लोगों को बोला जाता है कि जिसे आपने बंदी बनाया है या फिर अरेस्ट किया है उसे आप कोर्ट के सामने पेश कीजिए कि क्या कारण है, आपको कारण बताना पड़ेगा। तो इसमें तो पहला कारण आता है अगर अवैध तरीके से आपको हिरासत में लिया गया। अवैध तरीके से कहने का मतलब है इलीगल तरीके से। जैसे अगर किसी तरह का प्रोसीडिंग आपके ऊपर चल रहा है, उस प्रोसीडिंग के कंसिक्वेंसली आपको किया गया तो आप कुछ नहीं कर सकते। जैसे मान के चलिए अभी इनकम टैक्स का आपने टैक्स का चोरी किया है और टैक्स का चोरी किया है, तो अगर टैक्स डिपार्टमेंट वाले आपको अरेस्ट का सर्च वारंट, अरेस्ट वारंट निकालते हैं, उसके वजह से किया गया, तो आप ये रीट लागू नहीं करवा सकते। लेकिन बिना किसी काम के आप बाजार में चल रहे थे, कहीं घूम रहे थे और आपको और सीधा अरेस्ट कर लिया गया बिना कारण के, तो आप ये रीट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, एप्लीकेशन दे सकते हैं। और ये रीट दोनों आदमी के अगेंस्ट, या तो सार्वजनिक प्राधिकरण यानी सरकारी जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट होंगे उसमें भी, और व्यक्तिगत प्राधिकरण यानी कोई अगर बड़ा साहूकार वगैरह है, महाजन, उससे आपने पैसा लिया, पैसा समय से रिटर्न नहीं किया, इसकी वजह से अगर आपको वो किडनैप कर लेता है तो उन दोनों पे भी लागू होता है। तो उम्मीद करता हूँ इस रीट में आप किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट रीट है मैंडामस। मैंडामस को हिंदी में बोलते हैं परमादेश, और यह रीट इशू किया जाता है उस केस में जब कोई अधिकारी या फिर कोई सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम अपने अलॉटेड कार्य को करने से मना करता रहता है या फिर कोई काम नहीं करता रहता। स्पेशली ये एग्जीक्यूटिव यानी जो कार्यपालिका रहती है उसी पे इशू किया जाता है। अब इसमें कौन कौन से काम आते हैं, जैसे पब्लिक के स्वास्थ्य के लिए नियम है कि आप म्यूनिसिपालिटी क्या करेगी कि मलेरिया के दवा का छिड़काव करेगी, कालाजार के दवा का छिड़काव करेगी, नियमित रूप से साफ सफाई करेगी, गंगा का सफाई करेगी अगर नदी है वहाँ पे। तो इस तरह के किसी भी काम में अगर अनदेखी होता है तो कोर्ट इस पे मैंडामस यानी परमादेश का रीट जारी करता है। जैसे आपने न्यूज़पेपर में हेडिंग वगैरह देखा होगा, कोर्ट ने लगाई सरकार को फटकार, कोर्ट ने लगाई फलना एजेंसी को फटकार, सरकार ने लगाई म्यूनिसिपालिटी को फटकार, बोली कि इतना दिन में ये इंक्रोचमेंट हटाओ। तो इस तरह के जो ये आदेश होते हैं इसे बोला जाता है परमादेश। अगर किसी तरह का सरकारी उपक्रम अपने काम में कोताही बरत रहा होता है तो उसे ये रीट जारी किया जाता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि अब इस रीट में भी आपको कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्चियोररी यानी उत्प्रेषण। उत्प्रेषण में क्या होता है कि जब किसी कोर्ट में देखा जाता है कि कोई अगर अधीनस्थ न्यायालय, सेशन कोर्ट या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वगैरह अपने अधिकार से ज़्यादा काम किया, जैसे कि एक तो कोर्ट का ज्यूरिडिक्शन होता है कि इस ज्यूरिडिक्शन में जितना आदमी रह रहा है उसका केस इस कोर्ट में जाएगा। अगर इसी तरह से जैसे मान के चलिए कोई दिल्ली का लोकल कोर्ट है और किसी भोपाल के केस को हियरिंग कर लिया, तो ऐसे अगर इस तरह से अगर अधिकार का ये एक्स्ट्रा एक्सेस यूज हुआ है, या फिर कोर्ट का कुछ कुछ लिमिट होता है, जैसे मॉनिटरी लिमिट है कि ये 50,000 से ऊपर के केस को ये कोर्ट नहीं देख सकता, आपको हाई कोर्ट में जाना है, और अगर 60,000 के किसी मामले में उस कोर्ट ने सुनवाई कर दी तो ये, या फिर किसी तरह के प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस जो होता है उसका वैल्यूएशन है। यानी प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस करने का मतलब हुआ कि नियम है कि आपको 3 बार 4 बार ये नोटिस भेजा जाएगा अगर आप अपीयर नहीं हो रहे कोर्ट में। तो अगर कोई कोर्ट एक बार ही नोटिस भेज करके आपके अगेंस्ट में फैसला सुना दिया तो इस केस में आप सुप्रीम कोर्ट में ये दाखिल कर सकते हैं रीट पिटीशन, और सुप्रीम कोर्ट रेस्पेक्टिव कोर्ट को और रीट जारी कर सकती है कि तुमने जो सुनवाई किया उसका सारा एलिमेंट भेजो मेरे पास डॉक्यूमेंट, मैं उसका रिव्यू करूंगा, और रिव्यू करने के बाद अगर गलत लगेगा सुप्रीम कोर्ट को तो उस ऑर्डर को क्वेश्चन कर दिया जा सकता है, यानी ऑर्डर को निरस्त कर दिया जा सकता है और उसका फिर से सुनवाई उचित कोर्ट को दिया जा सकता है। तो इस तरह के रीट को बोलते हैं सर्चियोररी यानी उत्प्रेषण। अच्छा, इसमें एक चीज़ और आप इम्पोर्टेंट याद रखेंगे कि ये जो रीट होता है वो ऑर्डर हो जाने के बाद जारी किया जाता है, तो इसे आप याद रखेंगे। चलिए अगले रीट को देखते हैं और दोनों को कंबाइन करके भी समझते हैं। नेक्स्ट है प्रोविजन, जिसे बोलते हैं हिंदी में प्रतिषेध। और यह जो रीट है यह किसी भी कोर्ट में प्रोसीडिंग के चलते वक्त ही जारी किया जा सकता है, यानी कि फाइनल ऑर्डर नहीं आया और सुप्रीम कोर्ट को या हाई कोर्ट को लगता है ऐसा कि ये कोर्ट अपने अधिकार से एबव काम कर रही है, तो प्रोसीडिंग चालू रहते वक्त या फिर चालू होने से पहले ही प्रतिषेध लेख जारी कर सकती है, जिसमें क्या किया जाएगा कि उसको बता दिया जाएगा कि तुम इस काम को नहीं कर सकते हो और इसको रेस्पेक्टिव कोर्ट में वापस भेज दो, यानी स्थानांतरण के लिए। तो इससे एक बात समझ में आता है कि सर्चियोररी यानी उत्प्रेषण में जो रीट ऑर्डर होने के बाद जारी किया गया था वही रीट, सेम रीट यहाँ पे प्रोविजन में ऑर्डर होने से पहले या फिर प्रोसीडिंग के बीच में ही जारी किया जा रहा है। तो इसमें माइनर अंतर है, बात दोनों एक ही है। एक में प्रोसीडिंग फाइनल हो जाने के बाद, एक में है प्रोसीडिंग जारी रहने के बीच में ही।
इसे आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, एक कहावत है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो प्रिवेंशन का प्री जो वर्ड है ये प्रोविजन से रिलेटेड है, तो प्रोविजन यानी पहले ही कर दिया जाएगा, प्रिवेंशन ले लिया जाएगा। और ऐसे ही लास्ट में आता है क्योर, तो क्योर का जो सीयू वर्ड है ये सर्सियोररी से रिलेट कर लीजिए, यानी कि रोग हो जाने के बाद उसका इलाज करना। तो कुछ इस तरह से भी आप याद रख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं जो कि लास्ट रीट होता है। लास्ट रीट है को वारंट, इसे हिंदी में बोला जाता है अधिकार परीक्षा, यानी अपने अधिकार से अधिक काम करना। और यह लागू किया जाता है सरकारी अधिकारियों पे खासतौर से, जैसे वो छोटे से क्लर्क से लेकर के वो आईएएस अधिकारी तक भी हो सकता है। और उससे शो कॉज नोटिस के माध्यम से पूछा जा सकता है कि किस अधिकार के द्वारा यह काम उसने किया है। जैसे मान के चलिए कोई आईएएस अधिकारी है और कोई आईएएस अधिकारी के जगह पे साइन कर देता है बाहर का क्लर्क, तो उससे ये क्वेश्चन किया जा सकता है कि आपने किस हैसियत से ये साइन किया है। जैसे आईएएस अधिकारी बनने के लिए क्या रूल है कि यूपीएससी आप पास किए इसलिए आप आईएएस अधिकारी है। तो यूपीएससी आ चुकी, आप यूपीएससी पास किए, आपने ट्रेनिंग लिया आईएएस अधिकारी के साथ, तो आप आईएएस अधिकारी, आप इस जगह पे साइन करने के योग्य हैं। लेकिन अगर कोई क्लर्क उसके जगह पे साइन कर दिया, इसका क्या मतलब हुआ कि जो अर्हता यानी जो एलिजिबिलिटी, जो प्रोसेस या प्रोसीड्योर उसके लिए नियमित है आईएएस अधिकारी के लिए, उसके थ्रू तुम आए नहीं, फिर भी अपने अधिकार से ज़्यादा का काम कर रहे हो, तो उससे ये ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ऐसे ही अगर कोई आईएएस अधिकारी भी कोई सेक्रेटरी लेवल का काम करता है उल्टा पुल्टा, तो उससे भी ये रीट इशू करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इसमें भी आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होगा। अच्छा, इस रीट के बारे में एक चीज़ और आप याद रखेंगे कि ये रीट में अगर क्वेश्चन पूछा जाता है, उसका अगर सेटिस्फैक्ट्री आप आंसर नहीं देते, आपको नौकरी से भी बर्खास्त किया जा सकता है। और ये रीट जो होता है वो पीड़ित व्यक्ति के बदले में कोई और आदमी भी दाखिल कर सकता है, और कोई और आदमी भी आपसे क्वेश्चन कर सकता है कि आपने ऐसा इसके साथ किस हैसियत से किया है। तो ये इस रीट का खासियत है। अच्छा, इसके अलावा एक चीज़ और आप याद रखेंगे कि जो रीट में बताया मैं, यानी सेशन कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, लोअर कोर्ट होते हैं, वो सब जारी नहीं कर सकते। तो ये चीज़ भी आप याद रखेंगे। आइए एक बार फिर से आपको पांचों रीट को रिकॉल कर दूं। पहला है हबिस कर्पस, यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसमें मैंने बताया है कि जब किसी आदमी को इलीगली अरेस्ट कर लिया जाता है तो उसे कोर्ट अपने सामने पेश करने का ऑर्डर देती है। ऐसे ही मंडामस, मंडामस का मतलब है परमादेश। अगर कोई सरकारी तंत्र या फिर सरकारी अधिकारी उसे अलॉटेड वर्क जो कॉन्स्टिट्यूशन उसे जिम्मेदारी दी गई है उसे पूरा करने में नाकर नुकर करता है, कोताही बरतता है, तो उस केस में कोर्ट इस तरह का रीट जारी करती है और उसे कंपेल करती है अपने फर्ज को निभाने के लिए। तीसरा सर्सियोररी यानी उत्प्रेषण। अगर कोई कोर्ट अपने एक्सेसिव अधिकार का यूज करके जुडिशन के बाहर के मामलों को सुन करके या फिर किसी तरह के नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल का वायोलेशन करके अगर किसी केस में सुनवाई करता है और ऑर्डर देता है, तो उसके ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट रिव्यू करके या तो निरस्त कर देगा या फिर दूसरे कोर्ट में उसे सुनवाई के लिए ऑर्डर देता है। और चौथा है प्रोविजन। प्रोविजन का मतलब प्रतिषेध, यानी अगर प्रोसीडिंग चालू रहते वक्त में ही अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि ये कुछ गड़बड़ हो रहा है यहाँ पे, यानी ये अधिकार क्षेत्र में नहीं है लोअर कोर्ट के, तो उसे ऑर्डर दे दिया जाता है कि इसे तुम जो उचित कोर्ट है उसमें ट्रांसफ़र करो। तो यानी इन दोनों में एक ही अंतर है कि ये होता है प्रोसीडिंग कंप्लीट होने के बाद और ये होता है बिटवीन प्रोसीडिंग। और लास्ट है को वारंटो। तो को वारंटो का मतलब होता है अधिकार परीक्षा, यानी कोई सरकारी अधिकारी अगर अपने औकात से ज़्यादा, जितना उसके पास ये दिया गया है, पावर दिया गया, उससे ज़्यादा काम करता है, तो उससे शो कॉज नोटिस के माध्यम से ये पूछा जा सकता है कि आपने किस हैसियत में काम किया है, और उसे सेटिस्फैक्ट्री आंसर देना पड़ता है। नहीं देने पर उसकी नौकरी से भी बर्खास्त कर दिया जा सकता है। तो ये थे सभी पांचों तरह के रीट्स, और मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और इस चैप्टर से अभी किसी भी तरह का अगर क्वेश्चन पूछा जाए वनडे में या फिर आपको डिस्क्रिप्टिव में भी पूछा जाए, तो हमें नहीं लगता कि आपको कोई गलती होनी चाहिए। अगर एक बार में आपको याद नहीं हो तो वीडियो को दोबारा देखें, तिबारा देखें और इसे अच्छे से याद कर लें। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें। अगर इसी तरह का और भी वीडियो आपको देखना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में भी शेयर करके उन्हें भी हमसे जोड़ें। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। बाय।